Let's start with marginal costing and decision making. Marginal costing and decision making. टॉपिक की शुरुआती बच्चों हम एक इनोवेटिव तरीके से करते हैं. बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स के थ्रू या कुछ फोटोज़ के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आप आपका थोड़ा दिमाग लगा देना. हम लेक्चर्स में बैठे लेक्चर्स पढ़ रहे, तो हम लेक्चर्स का ही एक एग्जांपल लेके बात करेंगे. तो लेट्स अज्यूम बच्चों कोई क्लासेस है. हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, पर लेट्स अज्यूम कोई फिजिकल क्लासेस है, जिस फिजिकल क्लासेस में कोई एक क्लास जो चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बैच कंडक्ट करने के बारे में सोच रही है, और उसका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके हम बात करेंगे. तो क्या क्या था ये बेसिकली, ये जो क्लासरूम था, ये हमारी क्लासरूम जो बैच हम चला रहे हैं उस क्लासरूम की कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की. पर अगर कोई ओनर है जिसने अगर कोई बैच अनाउंस किए, तो उसने अपने कुछ कैलकुलेशंस करके रखे कि क्या लगता है उसको कितने की बैच मिलेगी, कितने बच्चे आएंगे. तो ये एक्सपेक्ट अ बैच साइज ऑफ 40 स्टूडेंट्स वेयर एज इस कैपेसिटी इज ऑफ 50 स्टूडेंट्स. क्या लगता है उसको कॉस्ट क्या है, कितनी इनकर करना पड़ेगा एक बैच को चलाने के लिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट विच ही नीड्स टू इनकर. तो जो टीचर आएंगे, जो टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, उनका जो पेमेंट जाएगा वो 8 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट जाएगा उसको लगता है. जितने देर तक बैच चलेगी उस बैच का लाइट का बिल आएगा 2 लाख रुपया. जहाँ पे बैच चलाई गई है उस जगह का जो भाड़ा रहेगा वो 4 लाख रुपये आएगा. बच्चों को नोट्स देने पड़ेंगे, नोट्स के ऊपर और 4 लाख रुपए खर्च होंगे. और बाकी की जो सारी एसेट्स है, जैसे एसी इस्तेमाल किया जाएगा, फर्नीचर इस्तेमाल किया जाएगा, इनका डिप्रिसिएशन भी तो रिकवर करना है. तो वो कितना है, तो 2 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन का कॉस्ट आएगा. तो ऐसा सबको ऐड करके उसको लगता है कि उसको बैच को चलाने के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा. ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है. सो ये एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. तो 4 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है. तो ही वांट्स अ कलेक्शन ऑफ 24 लैक्स, 24 लाख का कलेक्शन होना चाहिए. और जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि 40 बच्चों की बैच होगी, तो 24 लाख डिवाइड बाई 40, उसने हर बच्चे से 60,000 रुपीज़ की फ़ी चार्ज करना उसने तय किया. एडमिशन लेने के लिए कोई बच्चा आएगा तो उसको 60,000 रुपये की फ़ी उसको कोट करेगा. ये उसका एक बेसिक कैलकुलेशन है. तो जैसे एक्सपेक्टेड है बच्चों, उसके 40 के 40 एडमिशन्स हो भी गए, एज्यूम करके चलते कि उसके 40 एडमिशन्स हो गए, पर उसकी बैच साइज़ तो 50 की उसकी कैपेसिटी थी. तो ये 40 बच्चे मिलने के बाद लेट्स एज्यूम उसके पास एक बच्चा आता है जिसके पास लेट्स एज्यूम से पे करने की उतनी कैपेसिटी है नहीं, थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड साइड से आता है, या उसके पास थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, और वो बच्चा आके बोलता है सर मुझे एडमिशन चाहिए पर मेरे पास पे करने के लिए पैसा है नहीं. तो आपको क्या लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, क्या हमको उसके एडमिशन को वैसे के वैसे रिजेक्ट करना चाहिए अगर उसने 60,000 रुपये नहीं दिए, या हमको अगर वो कम फ़ी कोट करता है तो हमको उससे कम फ़ी में क्यों ना हो पर काम कर लेना चाहिए. क्या लगता है आपको सबसे पहला, क्या वी शुड रिजेक्ट हिम स्ट्रेट अवे इफ ही डज नॉट ऑफर 60,000, और वी शुड एक्सेप्ट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द प्राइस विच इज़ कोटेड टू द मार्केट. तो अगर आपको लगता है कि वो कम दे सकता है तो कितना कम लेना चाहिए, 50,000 तक देगा तो लेना चाहिए, 50,000 के नीचे नहीं लेना चाहिए, क्या कितना नीचे उतरना चाहिए. 50 नहीं पे कर रहा है, 35 पे करेगा अगर, तो 35 पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. अगर वो 35 भी पे करने को ना बोलता है, तो अगर वो 20,000 ही देने को बोलता है तो क्या 20 पे उसको दे देना चाहिए. 20 भी नहीं दे रहा है, वो 12,000 ही दे रहा है, तो क्या 12,000 में उसको ले लेना चाहिए. और 12,000 भी नहीं दे पा रहा है और अगर सिर्फ 8,000 दे रहा है, तो क्या मुझे उसे 8,000 में एडमिशन दे देना चाहिए. आपके हिसाब से एज अ ओनर आप कितने नीचे तक उतर सकते हो उसके, मतलब अगर वो 60 नहीं पे कर रहा है, तो अगर वो बार्गेन कर भी रहा है तो कितना बार्गेनिंग आप एक्सेप्ट करोगे, उसके नीचे आप उसको ना बोलोगे. आपका ब्रेक कहाँ पे होगा, वो बार्गेनिंग लेवल 60 और 50 के बीच में होगा, 50 और 35 के बीच में होगा, 35 या 20 के बीच में होगा, 20 या 12 के बीच में होगा, या 12 to 8 के बीच में होगा. वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना, आप आपके कैलकुलेशंस कर लेना, फिर हम उसके आगे बात करेंगे. मेरा ये ऑनलाइन सेशन में आपसे ऑल दो वी आर नॉट इंटरेक्टिंग ऑन द लाइव बेसिस, मैं जहाँ पे बोलूँगा आपको कि आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको उधर आप रुक जाना है. सिंपल वर्ड्स में आपको पॉज करना है, आपको आपका दिमाग लगाना है और फिर जाके ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है. इस तरीके से आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से होगी. करेक्ट. नाउ ये जो आंसर मैं पूछ रहा हूँ, ये बेसिकली क्या बोलते हैं
कि ये प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में डिसीजन मेकिंग के एंगल से लिए हुए डिसीजंस की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिकली बिजनेस हर बार ऐसे चलेगा ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई जहाँ तुम जाते हो बहुत बिजनेस ओनर्स रिजिड होते हैं कि बाबा नहीं, मेरे को नहीं जमता तो तुम मत आ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इतना ही चार्ज करूँगा। तो वो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बच्चों जो ईगो बेसिस पे चलती है। हम यहाँ पे उन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे, हम ईगो के बेसिस पे चलते हैं, मतलब समझते हो ना। ऐसा देखा जाए तो नॉर्मल की कोई गाड़ी 5-6 लाख में आती है पर लोग मर्सिडीज़ भी खरीदती है ना, तो वो ईगो बेसिस पे चलते हैं, मतलब उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है एंड दे डोंट माइंड स्पेंडिंग। तो वैसे ही यही लॉजिक इधर भी एप्लीकेबल होता है। कोई अगर ओनर रहेगा, क्लास ओनर रहेगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो 60,000 के नीचे जाएगा ही नहीं, तो उसके लिए सवाल ही एप्लीकेबल नहीं है। वी आर टॉकिंग प्योरली इन फाइनेंशियल टर्म्स, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स असाइड, ठीक है। तो अगर आपने आपका वो कट ऑफ पॉइंट तय किया रहेगा तो अभी हम आगे इस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर आगे जाके उस कंसेप्ट को इसी क्वेश्चन के साथ हम जोड़ देंगे। तो बच्चों इसका आंसर मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ, मैं फ़िलहाल हम कुछ चीज़ें समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे। तो बच्चों ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ क्लियर्ड इंटर, तो एवरीवन नोज दिस थिंग्स। सबको पता है कि बेसिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन सी होती है और उसके नेचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक बार रिकैप करेंगे। बच्चों इस लेक्चर का मे भी शायद से पहला आधा घंटा आपका इंटर के रिकैप के ऊपर ही जाएगा, पर एक बार वो हो जाएगा फिर आपको एक्चुअल मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। कुछ डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे ताकि वो समझने के लिए और आपको आसानी लगे। तो व्हाट इज़ द बिहेवियर बेस्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सी कॉस्ट को ना अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, सबको पता है। एक है जैसे एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन कि बाबा आप किस चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो उसमें मटेरियल का खर्चा आता है, लेबर का खर्चा आता है, करेक्ट, और अदर बाकी के सारे एक्सपेंसेस दिखते हैं। वही कॉस्ट को अगर आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोचते हो, मतलब आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो उसके एंगल से सोचते हो, तो उसके अंदर आपका खर्चा कहाँ पे हो सकता है। तो फैक्ट्री ओरिएंटेड कॉस्ट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ खर्चा हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो सकता है। कंट्रोलेबिलिटी के एंगल से सोचेंगे तो कंट्रोलेबल हो सकता है या अनकंट्रोलेबल हो सकता है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे को मटेरियल सब तो लगने वाला ही है, तो वो अनकंट्रोलेबल है, पर अगर मेरा लॉस बाय फायर हो गया तो वो कंट्रोलेबल हो गया। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन से जिसका बेस आपने इंटर में पढ़ा है। हमारा जो ये टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये बिहेवियर बेस्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर जुड़ा है। जिसको बिहेवियर बेस्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है उसको बेसिकली ये टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो बिहेवियर बेस्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्ट को प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। प्राइमरी तो 2 ही कैटेगरी में बांटा जाता है, जो तीसरा जो है वो उसका सब प्रोडक्ट है। कौन सी 2 कैटेगरीज, और या फिर अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल 3 कैटेगरीज कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप सोचते रहोगे सर ये तो हमको ऑलरेडी आता है, तो आई नो यू ऑलरेडी नो दिस, बट मैं ये रिकैप इसके लिए कर रहा हूँ ताकि इसको हम आगे जाके इस्तेमाल कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको आता है पर हम उस एंगल से उसको सोचते नहीं है जिस एंगल से हमने पहले कभी उसको सोचा था। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, आमतौर पे बच्चों को पूछा जाए कि बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, तो वो इंटर का तो बच्चा एटलीस्ट ये बोलता है सर वो कॉस्ट जो फिक्स नेचर की होती है, मतलब अगर मेरा जो खर्चा जो पहले हो रहा था वही बाद में भी होने वाला है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो एवरीवन नाउ नोज बैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट नहीं है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप बोलोगे सर अगर मेरा पिछला साल का भाड़ा 1 लाख रुपए था और अगर मेरे को मेरे लैंडलॉर्ड ने इस साल 1 लाख की जगह पे 1,10,000 का रेंट मेरे से चार्ज किया, तो क्या मैं अभी भी बोलूँ वो रेंट का खर्चा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है कि क्या वो वेरिएबल हो गया, 1 लाख का 1,10,000 हो गया। तो बच्चों ये रेंट 1 का 1,10,000 भले हो गया, पर वो 1 का 1,10,000 होने के पीछे प्रोडक्शन बढ़ना ये रीज़न नहीं था। वो बढ़ा तो सही पर वो बढ़ा प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी किसी और फैक्टर की वजह से। इट इंक्रीज बट नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या प्रोडक्शन कम करो वो कॉस्ट वैसे ही बिहेव करेगी, उस कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट विच हैज़ गॉट sorry, the cost which has got no relation with the volume of production is called as fixed cost, correct। the cost which has got no relation with the volume of production, ऐसी कॉस्ट जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, आप प्रोडक्शन कम करो या प्रोडक्शन ज़्यादा करो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जबकि वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से सीधा सीधा लेना देना है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो
तो खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करो तो खर्चा कम होगा। ऐसी कॉस्ट को बच्चों वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। जैसे मटेरियल का खर्चा, मैं ज़्यादा सामान बनाऊँ तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा, कम सामान बनाऊँगा तो कम मटेरियल लगेगा। तो कोई मुझसे पूछेगा कि आपको सर कितना मटेरियल लगने वाला है, तो मेरा उसका आंसर सीधा बात यही रहेगा कि बाबा ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने वाला हूँ। मैं अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाने वाला हूँ तो मेरे को कम मटेरियल लगेगा, वही मैं अगर 5000 यूनिट्स बनाने वाला हूँ तो मुझे लगने वाला मटेरियल पहले से कंपेयर ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे मटेरियल का खर्चा बढ़ रहा है, पर वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो वो खर्चा जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से सीधा सीधा लेना देना है, उस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जबकि वो कॉस्ट जिसमें फिक्स की भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है और वेरिएबल की भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कॉस्ट को हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट विच हैज ट्रेड्स ऑफ बोथ फिक्स एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई वीडियो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों जगह पे आपने कॉस्टिंग पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ पता ही है। वापस थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका बेसिकली फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल के क्लासिफिकेशन पे जाता है। तो इसके लिए अभी जो समझाया वापस एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट? तो ऐसी कॉस्ट व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट? जैसे फिक्स कॉस्ट के पहले तो एग्जांपल्स, ऐसी कॉस्ट जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, उस कॉस्ट को हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? तो फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, करेक्ट, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस जगह का जो भाड़ा है वो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कम यूनिट्स बनाऊँ ज़्यादा यूनिट्स बनाऊँ, मेरे को महीने का रेंट या मेरे को जो रेंट मेरे को तय किया है मेरे को वही पे करना है। तो दैट रिमेन्स माई फिक्स कॉस्ट। डिप्रिसिएशन आमतौर पे फिक्स कॉस्ट होती है, फिर आप SLM से चार्ज करो या WDV बेसिस पे चार्ज करो, इट स्टिल रिमेन्स योर फिक्स कॉस्ट। हाँ, पर जहाँ पे डिप्रिसिएशन प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मेथड के हिसाब से, आपको अगर पता रहेगा ये मेथड है, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मेथड के हिसाब से अगर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग, तो वो फिक्स कॉस्ट नहीं हो जाती है, तो वो वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से एसेट को डिप्रिशिएट करोगे। पर अगर ऐसा नहीं है और नॉर्मल कंपनी कोई भी मेथड अगर फॉलो कर रही है, तो वहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आपकी फिक्स कॉस्ट ही है। ऑफिस सैलरीज हो सकती है, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका पगार जो हम पे कर रहे हैं, जो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका पगार कंपनी के प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। कंपनी का प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, उनका अगर महीने का पगार तय हुआ है तो उतना ही पगार हमको उसको देना ही देना है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हो सकते हैं, करेक्ट, म्यूनसिपल टैक्सेस हो सकते हैं, हमारे एसेट्स है उसके ऊपर के इंश्योरेंस हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट हो सकती है। वेयर हाउस चार्जेस हो सकते हैं, जहाँ पे गुड्स बनाने के बाद हम स्टोर करके रख रहे हैं उधर का भाड़ा हो सकता है। एसेट्स का मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, इनका डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंकेजेस नहीं है, इसका ही मतलब ये भी फिक्स कॉस्ट हो सकती है। तो ये सारे एग्जांपल्स है बच्चों फिक्स कॉस्ट के। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमको क्या पता है? फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड कॉस्ट। इनको हम लोग पीरियड कॉस्ट करके भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्यों? क्योंकि ये जो डिफाइन होती है हमेशा किसी ना किसी पीरियड के लिए डिफाइन होती है। आप अगर किसी से जगह रेंट पे पूछते हो तो वो आपको बताएगा कि महीने का रेंट इतना रुपया है, 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, वॉट एवर इट इज़, करेक्ट। मतलब रेंट का जो फिगर तय हुआ है वो किसी नंबर ऑफ यूनिट्स के सामने तय नहीं हुआ है, वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए डिफाइन हुआ है, विच कैन बी ए पीरियड, विच कैन बी ए मंथ, विच कैन बी एन ईयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट नॉर्मली एक पीरियड कॉस्ट होती है, जो इनकर हमेशा ओवरऑल बेसिस पे होती है। बात जब भी तय की होगी रेंट की होगी, तभी रेंट हमेशा जो तय होगा वो 1 साल का या 1 महीने का तय होगा। मतलब इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड ऑन ओवरऑल बेसिस एंड नॉट ऑन पर यूनिट बेसिस। वो कभी भी तय पर यूनिट बेसिस पे नहीं होगा। वो आपको कभी भी आपका लैंडलॉर्ड ये नहीं बताएगा कि 1 यूनिट के पीछे आपको इतना रेंट देना है, वो बात करेगा कि 1 महीने का आपको इतना भाड़ा है। तो कोई भी खर्चा अगर ओवरऑल बेसिस पे तय हो रहा है तो याद रखना वो फिक्स कॉस्ट है, जबकि अगर कोई भी खर्चा पर यूनिट बेसिस पे आ रहा है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगले वाली स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। एंड नाउ आई से लास्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सेट्रिस पैरेबस, अगर बाकी की चीज़ें अगर चेंज नहीं होती, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्रोडक्शन। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, एग्रीमेंट के टर्म्स चेंज नहीं हुए हैं, कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो जो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। आपका प्रोडक्शन ऊपर जाए या आपका प्रोडक्शन नीचे उतरे, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो ओवरऑल बेसिस पे कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ये आपका प्रोडक्शन कम हो या आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अगर आपके एग्रीमेंट के टर्म्स में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है या आपके अगर इन्फ्लेशन नहीं आई है, जो तय हुआ था पहले वैसे ही चलता रहेगा, तो आप प्रोडक्शन कम करो या आपका प्रोडक्शन ज़्यादा रखो, आपका फिक्स कॉस्ट जैसे पहले तय हुआ था वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। सो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो बच्चों ऑब्वियसली उसका एग्जैक्टली अपोजिट कौन सी कॉस्ट है? तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं बच्चों, जैसे हमने फिक्स कॉस्ट के समझ लिए।
तो क्या बात कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में? व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट? तो व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट में कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं बच्चों? मटेरियल का खर्चा आएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन से सीधा सीधा लेना देना है। तो ऐसी कॉस्ट जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, और अगर आपका प्रोडक्शन कम होता रहेगा तो खर्चा भी कम होगा, तो ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा। तो इसके कॉस्ट के एग्जांपल्स में कौन सी कॉस्ट आएंगी बच्चों? मटेरियल का खर्चा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। मटेरियल कोई भी इंडस्ट्री की मटेरियल सबसे प्राइम वेरिएबल कॉस्ट होती है। मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट का खर्चा होता है उसका 60% खर्चा आमतौर पे मटेरियल पे ही होता है। आप सोचो ना कि ऐसा क्यों होता है कि एसी इतना महंगा आता है और पंखा इतना सस्ता आता है? क्योंकि एसी के लिए बनाने के लिए जो लगने वाला मेन मटेरियल है, उसका जो कंप्रेसर है, ये है वो है कंप्रेसर है, उसकी बाकी की जो चीज़ें है वो कॉस्टली है, इसकी वजह से एसी कॉस्टली है। मतलब ये मटेरियल का खर्चा ये प्राइम कॉस्ट है, प्राइम मेजर कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, और जो वेरिएबल नेचर की है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपको मटेरियल डालना पड़ेगा, जितना कम प्रोडक्ट बनाओगे उतना कम मटेरियल डालना पड़ेगा। तो मटेरियल का कॉस्ट आएगा बच्चों। लेबर का कॉस्ट आएगा। लेबर कौन है? ऑब्वियसली वो लोग जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके खर्चे भी तो वेरिएबल नेचर के ही हो गए। प्राइमरी पैकिंग क्या है? तो प्रोडक्ट बनने के बाद टेम्पररी बेसिस पे आगे तक जब तक उसको इस्तेमाल हम नहीं करते तब तक उसको हमको पैकिंग करके रखना पड़ता है। कांच की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको प्राइमरी पैकिंग के तौर पे एक थर्माकोल की शीट्स के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो टूटे ना। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे उतना इन चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। प्रोडक्शन रॉयल्टी हो सकता है बच्चों। प्रोडक्शन रॉयल्टी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, खुद का कोई नॉलेज नहीं था, तो हम किसी से वो चीज़ ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने की उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो एनी रॉयल्टी विच इज़ इन रिलेशन टू प्रोडक्शन इज़ अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जॉब चार्जेस आ सकते हैं बच्चों। जॉब चार्जेस मतलब हम किसी काम के लिए किसी लोगों को बुला रहे हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो जितना ज़्यादा काम करने के लिए उनको देंगे उतना ज़्यादा हमको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। अगेन योर यूटिलिटीज़, बाकी की सारी चीज़ें, यूटिलिटीज़ में क्या क्या आ सकता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, तुम्हारा पानी आ सकता है, वो सारी चीज़ें जो फैक्ट्री को चलाने के लिए लगती है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे उतना इनकी कॉस्ट का खर्चा बढ़ सकता है। डिपेंड करेगा एग्जाम में, ऑब्वियसली उसका आपको डेटा कैसे दिया रहेगा, बट प्राइमरी दीज आर ऑल थिंग्स विच चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हेंस दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि इनका प्रोडक्ट से सीधा सीधा लेना देना है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपका एक खर्चा बढ़ता जाएगा। दीज आर इनकर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस। ये हमेशा जो इनकर्ड होती है वो पर यूनिट बेसिस पे इनकर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो बात करेंगे हम लोग वो हमेशा पर यूनिट बेसिस पे बात करेंगे, हम ओवरऑल बेसिस पे बात नहीं करेंगे। मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी जेरोक्स वाले के पास गया, मैंने उसको पूछा जेरोक्स कितना है, जेरोक्स का क्या प्राइस है? तो बोलेगा सर एक पेज का, एक कॉपी का 1 रुपया। मैं बोलेगा बॉस ऐसा नहीं बता, कितना रुपया होगा खर्चा है तो बता मेरा। तो वो क्या बोलेगा, अरे सर वो तो मैं आपको कैसे बताऊँ, तो आप मुझे बताओ कि आपको कितनी कॉपीज़ का जेरोक्स चाहिए। अगर आपको 10 कॉपीज़ चाहिए तो 10 रुपये होगा, 100 कॉपीज़ चाहिए तो 100 रुपये होगा। सीधी सीधी बात है ना। मतलब भी खर्चा कितना होने वाला है ये तो आप जितना कॉपीज़ निकालोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो आपको जो भाव बता रहा हूँ तो एक कॉपी का ही बता रहा हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट का भी नेचर वही है कि आपका जो कॉस्ट डिफाइन होगा वो पर यूनिट बेसिस पे डिफाइन होगा। एक यूनिट के लिए आपको 100 रुपये का मटेरियल लगता है। फिर आपका ओवरऑल खर्चा कितना है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने यूनिट्स बनाए। एक यूनिट के लिए 100 रुपये का मटेरियल लगता है। अगर आपने 10 यूनिट्स बनाए तो आपका 1000 का खर्चा होगा, पर वही अगर आपने 20 यूनिट्स बनाए तो 2000 का खर्चा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी ये हमेशा पर यूनिट बेसिस पे होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी कोई कॉस्ट तुम्हारे सामने दिखे तुम देखो कि इसकी डेफिनेशन कैसे हुई है, पर यूनिट बेसिस पे हुई है या ओवरऑल बेसिस पे हुई है। अगर वो पर यूनिट बेसिस पे हुई है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर वो ओवरऑल बेसिस पे हुई है तो फिक्स कॉस्ट है। मतलब क्वेश्चन बोलता है अगर ये कॉस्ट इनकर होता है एट ₹20 पर यूनिट तो वो समझ जाओ वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्वेश्चन बोलता है ये कॉस्ट इज इनकर्ड एट ₹10,000 तो समझ जाओ वो फिक्स कॉस्ट है। तो इट इज़ द वे इन विच द कॉस्ट इज़ डिफाइंड। जिस हिसाब से आपकी कॉस्ट डिफाइन हुई है उस हिसाब से तय किया जाएगा कि ये वेरिएबल है कि ये फिक्स्ड है। और इसीलिए लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्रोडक्शन। आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्रोडक्शन।
आपका हर यूनिट के ऊपर होने वाला खर्चा हमेशा सेम ही रहेगा, आप कम बनाओ या ज़्यादा बनाओ, पर आपका ओवरऑल खर्चा ऑब्वियसली वो बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा बनाते जाओगे उतना आपका ओवरऑल खर्चा बढ़ते जाएगा। तो आई बिलीव एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो लास्ट कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो सबको पता है। ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड का और वेरिएबल का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर थोड़े फिक्स के भी एलिमेंट्स हैं और थोड़े वेरिएबल के भी एलिमेंट्स हैं। हमको क्या करना है, बस उसको सेग्रीगेट करना है, उसमें से फिक्स एलिमेंट कौन सा है और वेरिएबल एलिमेंट कौन सा है। तो उसका फॉर्मूला सबको इंटर में पढ़ा था हमने, पर एक बार बस रिकैप करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो, अगर फर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ 10,000 यूनिट्स बना रही है, इधर मैं बोल रहा हूँ 12,000 यूनिट्स बना रही है, करेक्ट, और इधर मैं बोल रहा हूँ 15,000 यूनिट्स बना रही है। 10,000 के लिए इतना खर्चा हुआ है, 12,000 के लिए कितना खर्चा हुआ है वो दे रहा हूँ मैं, और 15,000 के लिए कितना खर्चा होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ नीडलेस टू से आई एज्यूम कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब मैं इसमें बाकी की कोई चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो कॉस्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम से आपको आइडिया आ जाएगी। पर अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, टाइप 1 कॉस्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ 10,000 यूनिट बनाने के लिए 1 लाख का खर्चा होता है, और 12,000 यूनिट बनाने के लिए 1,20,000 का खर्चा होता है, और 15,000 यूनिट बनाऊंगा तो खर्चा कितना, अगर मैं आपको पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों हमको क्या सोचना है कि देखना है कि क्या ये कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। खासियत क्या है, वो कॉस्ट जो ओवरऑल बेसिस पे कांस्टेंट होती है वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये कॉस्ट तो ओवरऑल बेसिस पे कांस्टेंट नहीं दिखती, पर मैं अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालूँ, 1 लाख रुपए का खर्चा 10,000 यूनिट्स के लिए, मतलब एक यूनिट के पीछे यहाँ पे 10 रुपये का खर्चा है। वैसे 1,20,000 का खर्चा 12,000 यूनिट्स के लिए, मतलब भी मेरा कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। मतलब भी बच्चों ये जो कॉस्ट दिख रही है ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है तो आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, हर यूनिट के ऊपर 10 रुपये का ही खर्चा होने वाला है। और अगर मैं 15,000 यूनिट्स बनाऊँ तो 15,000 यूनिट्स के लिए मेरा खर्चा होगा 10,000 इंटू 15, इट बिकम्स 1,50,000। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता है, बट एक रिकैप होना ज़रूरी है। फिर टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। लेट्स एज्यूम इफ आई से यूनिट्स 10,000, 12,000 एंड इधर लिख रहा हूँ मैं 15,000। और टाइप 2 कॉस्ट, मैं नाम इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम नाम के बेसिस पे सोचते हैं। इधर मैं बोलूँ 10,000 यूनिट्स बनाने पे भी 1.5 लाख का खर्चा है, और 12,000 यूनिट्स बनाने पे भी 1.5 लाख का ही खर्चा है। तो 15,000 यूनिट्स बनाने पे खर्चा कितना है? अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉस्ट कितने भी यूनिट्स बनाओ, 10,000 बनाओ या 12,000 बनाओ, आपका खर्चा सेम का सेम ही रह रहा है। मतलब ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई बच्चों? ये कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। और अगर फिक्स कॉस्ट हो गई मतलब आप कितने भी यूनिट्स बनाओ आपका खर्चा तो वही रहने वाला है। तो अगर आप 15,000 भी बनाते हो तभी भी आपका खर्चा 1,50,000 रहेगा। एंड आई एज्यूम अगेन कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर इन्फ्लेशन का या एग्रीमेंट टर्म्स चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं है। पर अभी अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें बच्चों, लेट्स एज्यूम इफ आई से यूनिट्स 10,000, 12,000, टाइप 3 कॉस्ट। इफ आई एज्यूम से इधर यहाँ पे से लेट्स से सर 1 लाख का खर्चा हो रहा है और यहाँ पे 1,10,000 का खर्चा हो रहा है। और अगर मैं सर 15,000 यूनिट्स बनाऊँ तो मेरा खर्चा कितना होगा, अगर मेरे को कोई पूछता है तो मुझे तो पहला देखना चाहिए कि क्या सर ये फिक्स्ड वेरिएबल कुछ है क्या। अगर ये फिक्स्ड होती तो ये जो खर्चा इधर हुआ है वही खर्चा इधर भी होता, पर वो सेम का सेम खर्चा तो है नहीं, मतलब ये बच्चों आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अगर ये पर यूनिट वेरिएबल होती तो ये पर यूनिट बेसिस पे सेम होती। कितनी आती है यहाँ पे पर यूनिट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आती है 10 रुपया, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, व्हाट इज 1,10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, इट कम्स टू 9.25। मतलब बच्चों ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं हो गई, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है मतलब इसमें फिक्स का भी एलिमेंट है और इसमें वेरिएबल का भी एलिमेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दिस केस हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसमें से वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स एलिमेंट कितना है।
अब इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से आमतौर पे जो मेथड फॉलो की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, वी से हाई लो मेथड, जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस लेके कैलकुलेट करते हैं। वो क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो उसको समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू मैं तुमको समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम ये मेरी लाइन डायग्राम है जहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पहले इसमें मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ, कॉस्ट 1। पहले केस में मेरे को दिख रहा है सर 10,000 यूनिट्स बनाने पे 1,00,000 रुपए का खर्चा है। तो लेट्स अज्यूम ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10,000 यूनिट्स बनाने पे 1,00,000 रुपए का खर्चा है। अब इस खर्चे के अंदर बच्चों फिक्स्ड एलिमेंट भी है और वेरिएबल एलिमेंट भी है, पर वो कितना है ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता एज ऑफ नाउ। तो मैं एज्यूम करता हूँ बच्चों, लेट्स एज्यूम जो ग्रीन सेक्शन है मेरा, जो इधर से इधर तक जा रहा है, ये कौन सा सेक्शन है, ये उसका लेट्स एज्यूम ये उसका फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है। दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, लेट्स एज्यूम दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। तो ऑब्वियसली उसका अगला वाला जो कॉस्ट होगा बच्चों, उसका अगला वाला जो कॉस्ट होगा वो वेरिएबल एलिमेंट होगा। तो जो येलो सेक्शन है यहाँ का, जो येलो सेक्शन है ये कौन सा कॉस्ट हो गया बच्चों, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स का ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, करेक्ट। वही मैं अगली वाली की बात करता हूँ। मेरे को क्वेश्चन ने और क्या डेटा दिया है कि 12,000 यूनिट्स बनाने पे 1,10,000 का खर्चा है। तो मैं वापस उसी के ऊपर वही डायग्राम वापस री इम्पोज करता हूँ मैं, एंड आई से जब भी मैंने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं तभी मेरा 1,10,000 का खर्चा हुआ है। ऑब्वियसली इस 1,10,000 की कॉस्ट में वापस फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रहेंगी, पर मज़े की बात ये है दिस इज़ कॉस्ट 2, राइट ना, ये कॉस्ट 2 है, सेकंड इसका है। मज़े की बात ये है कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो वही की वही रही रहेगी, जो पहले इनकर हुई थी वही रही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हुई रहेगी। तो ऑब्वियसली बच्चों अभी इन दिस केस जो इधर से लेके आगे का जो खर्चा है ये आपका कौन सा कॉस्ट हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट इन दिस केस फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, दिस इज फॉर 12,000 यूनिट्स, करेक्ट। तो बच्चों अगर मैं ये बीच में की शेडेड एरिया की बात करूं, जहां पे आपका खर्चा 1,00,000 का 1,10,000 हुआ है, बराबर ना, यहाँ पे 1,00,000 पे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे 1,10,000 पे ख़त्म हुआ है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ऊपर की 10,000 का कॉस्ट है, और ये कौन सा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा येलो सेक्शन है। मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई, ये इसके लिए बढ़ा है बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है। और कितनी यूनिट्स इस पीरियड के दौरान बने हैं, तो यहाँ पे 10,000 पे ख़त्म हुए थे, यहाँ पे 12,000 पे ख़त्म हुए, तो एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो कहना है नाउ से देयरफॉर मैं एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट बेसिस पे होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन यूनिट्स का डिफरेंस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी। तो आपका खर्चा 1,10,000 हुआ, 10,000 से आपका खर्चा बढ़ा, जब भी आपकी यूनिट्स 10,000 के 12,000 हो गए, मतलब जब भी आपने 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए तभी आपका 10,000 का खर्चा बढ़ रहा है। तो यू स्पेंड 10,000 एक्स्ट्रा फॉर प्रोड्यूसिंग 2,000 यूनिट्स, विच मीन्स योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉज ₹5। 5 रुपये पर यूनिट का आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो मुझे फाइनली बच्चों अभी एक बार वेरिएबल पता चला तो मेरे को फिक्स भी पता चल ही सकता है, क्योंकि मुझे पता है मैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर कैन आई नाउ से देयरफॉर टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पे ही आती है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी एक का बेस लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले केस में 1,00,000 यूनिट्स के लिए 10,000 यूनिट्स के लिए 1,00,000 का खर्चा था,
तो ऐसे 1 लाख का खर्चा था जब भी 10,000 यूनिट्स बनाए थे, पर उसमें से फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो 10,000 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट अभी मुझे 5 रुपये आया है, तो 50,000 की तो वेरिएबल हो गई, मतलब ही 10,000 1 लाख में से 50,000 चले गए, तो बैलेंस 50,000 इज़ योर फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब आप हर यूनिट के पीछे 5 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हो और 50,000 रुपये का आपका ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मेरे को कोई पूछता है सर फिर तो अगर मेरा 15,000 यूनिट्स का खर्चा कितना है, तो इसके अंदर दोनों खर्चे होंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। कितना आएगा, तो मैंने 15,000 यूनिट्स बनाए, हर यूनिट के ऊपर 5 रुपये का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब ये 75 हो गया, प्लस 50,000 फिक्स कॉस्ट तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। तो इसका आंसर होगा सर 75 प्लस 50, द आंसर हैज़ टू बी 1,25,000। तो इस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर। ये आपको वैसे भी कंसेप्ट पता था, बट आई थॉट कि इसका रिकैप होना ज़रूरी है। क्लियर है सबको? तो इसके बाद हम बेसिक के सारे फार्मूलाज एक बार रिकैप करेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मैं इंटर की बेसिक चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जीरो बेस सिखा रहा हूँ, एंड आई स्टैंड विद एन अजम्पशन कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होगा तभी भी एक बार वो रिकैप होना ज़रूरी है। तो एक बार बच्चों हमको ये चीज़ें समझ में आ गई रहेगी कि फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल क्या है। तो एक बार बस इंटर के जो फार्मूलेस पढ़े उसको एक बार रिकैप करते हैं। हालांकि इन फार्मूलाज को हम डायरेक्टली कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो मुझको समझ में आएगा जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आगे, पर फार्मूलाज एक बार पता होना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं और फिर हम बात करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चों मेरा कोई चाय का बिज़नेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे और फिर उसके बेसिस पे आगे हम डिसाइड करेंगे। तो लेट्स से वी रन अ टी स्टॉल। ठीक है, चाय बेचते हैं हम लोग बच्चों, ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है। कितने में बेचता हूँ मैं चाय का कप, तो चाय का एक कप में बेचता हूँ 10 रुपये के हिसाब से। मैं सेलिंग प्राइस पर कप ऑफ टी इज़ 10 रुपीज़। अभी चाय को बनाने के लिए जो जो खर्चे लगते हैं, सब खर्चों को जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझ लिया, कुछ वेरिएबल नेचर के, कुछ फिक्स नेचर के। तो जैसे जितनी चाय बनाऊंगा उसके हिसाब से चाय पत्ती लगने वाली है, शक्कर लगने वाली है, दूध लगने वाला है। तो इन सबको मिला के जो आएगी बच्चों, वो आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। करेक्ट, बिकॉज जितना ज़्यादा चाय बनेगा उतना ज़्यादा चाय पत्ती लगेगा, उतना ज़्यादा शक्कर लगेगा, उतना ज़्यादा दूध लगेगा। तो लेट्स डू द टोटल ऑफ ऑल दिस इज से 6 रुपीज़ पर यूनिट। एक चाय के कप वो बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो 6 रुपये का है। उसके अलावा चाय जहाँ पे बेचनी है वहाँ पे जगह लगेगी, तो जगह लगेगी तो उसका भाड़ा आएगा। लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, जो चाय बेसिकली सर्व करेंगे लोगों को, उनका पगार आएगा। जो क्रॉकरीज लगेंगी वो रहेगा। इजी पर्पज़ के लिए एज्यूम करके चलते कि 50,000 रुपये का मेरा उस चीज़ के ऊपर होने वाला खर्चा है। और करंट पीरियड में मैंने कितने चाय के कप बेचे, तो मैंने 20,000 कप बेचे। तो मेरा को इसमें से कितना प्रॉफिट आएगा अगर मेरे को कोई पूछेगा, तो बच्चों ये तो कोई भी बच्चा आंसर दे देगा, पर उसको हम एक प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका टेक्निकल नाम क्या है, उसका टेक्निकल नाम है इनकम स्टेटमेंट। हर जगह पे प्रॉफिट निकाला जाता है, जहाँ पे भी अकाउंटिंग आती है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी ज़रूरी है। सिर्फ अकाउंट्स में जब भी हम पढ़ते थे तभी हम उसको ट्रेडिंग P&L का नाम देते थे। अभी हम यहाँ पे वही निकाल रहे हैं, पर एनालिसिस के पर्पज़ के एंगल से निकाल रहे हैं, इसके लिए हम उसको इनकम स्टेटमेंट का नाम दे देंगे। जबकि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका प्रोडक्ट में क्या क्या खर्चा आना चाहिए, जब भी उसके लिए हम कैलकुलेट करते थे, उसको हम कॉस्ट शीट का नाम देते थे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा प्रॉफिट निकालने का मेन टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, उस हिसाब से उसका नेमिंग चेंज हो जाता है। कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। तो बच्चों यहाँ पे अभी जो ऑब्वियसली मैं बना रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो ऐसे इनकम स्टेटमेंट तो बच्चों अगर मेरे को कोई पूछता है बच्चों मेरे सेल्स कितने होंगे, मेरे को रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो सर सीधी सीधी बात है, आपका 20,000 का सेल्स हुआ है और 10 रुपये पर यूनिट के आपके सेल्स है, तो मेरा टोटल सेल्स कितना होगा, तो सेल्स होगा सर मेरा 2 लाख रुपए का। अब इस 2 लाख में से मैं क्या माइनस करूं मेरे को अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप में से सब लोगों ने वी वुड हैव जंप टू द कंक्लूजन सर पहले आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो फिर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करो। पर मेरा सवाल ये उठता है बच्चों, क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि हर बार पहले वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करनी है? सर आपको सेल्स में से ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है।
तो मेरे को मैथमेटिकली तो ये पता है कि ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके फिक्स कॉस्ट माइनस करने से जो आंसर आता है, द सेम आंसर विल गेट बाय सेल्स में से पहले फिक्स कॉस्ट माइनस करो फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, यू विल अगेन गेट द सेम आंसर। तो ऐसे क्या बात हो रही है कि बाबा हमको पहले वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करनी पड़ रही है। इसका रीज़न सिंपल है बच्चों कि जो सेल्स की फिगर है, क्या हर साल की फिगर सेम रहने वाली है क्या? ये 2 लाख रुपया नहीं सर, आपने इस साल 20,000 यूनिट्स बेचे तो आपको 2 लाख के सेल्स हो गए। अगले साल आप अगर 30,000 बेचोगे तो आपके 3 लाख के सेल्स होंगे। उसके अगले साल 10,000 बेचोगे तो 1 लाख के ही सेल्स होंगे। मतलब ये जो सेल्स की फिगर जो है बच्चों, ये जो सेल्स की फिगर हमने जो लिखी है, ये हर साल सेम रहने वाली नहीं है। उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? ये सेल्स की फिगर हर साल सेम रहने वाली नहीं है। ये कैसे आएगा, ये किस तरीके से आ रहा है? तो ऐसे मेरे को पहले पता होना चाहिए कि मैंने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए बच्चों? तो मैंने प्रोड्यूस किए 20,000 यूनिट्स, करेक्ट। मैंने 20,000 क्वांटिटी बेची और उसकी जो फिगर है वो पर यूनिट पे डिपेंड करती है, मतलब कि यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अगर मैंने ज़्यादा यूनिट्स बेचे तो ज़्यादा सेल्स होंगे, कम यूनिट्स बेचे तो कम सेल्स होंगे। तो इसी वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ रुपीज़ और पर यूनिट। मैंने सेल्स किए 20,000 यूनिट्स और 10 रुपये के हिसाब से, मतलब ही मेरा सेल्स हुआ बच्चों 2 लाख रुपए का। मतलब ये जो सेल्स है बच्चों, ये मेरा प्रोडक्ट बेस्ड रेवेन्यू है। मैंने कितने प्रोडक्ट्स बेचे उस पर ये रेवेन्यू डिपेंड करता है। 20,000 यूनिट्स के लिए 2 लाख थे, 30,000 यूनिट्स के लिए 3 लाख होते। तो अगर बच्चों ये मेरा प्रोडक्ट बेस्ड रेवेन्यू है तो पहले मेरे को कॉस्ट भी वही माइनस करनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सीधी सीधी इनकर हुई है। और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसका प्रोडक्ट से सीधा सीधा लेना देना है? तो ऑब्वियसली वो फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, क्योंकि उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई? तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसी वजह से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, ऐसे माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी रुपये थी? तो 6 रुपया पर यूनिट थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी बच्चों? तो इट वॉज 6 रुपीज़ पर यूनिट, विच इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। और इसी वजह से 20,000 यूनिट्स के लिए मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1,20,000 की। तो बच्चों जब भी मैं 10 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें से 6 रुपये तो वो प्रोडक्ट ही खा रहा है, तो मुझे जो बच रहा है उस प्रोडक्ट से वो 4 रुपया बच रहा है। तो कहने से ये जो 4 रुपीज़ है ये मेरा प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉफिट है। मतलब मेरे को अगर कोई पूछता है आप अब जब भी चाय का कप बेचते हो तो आप कमाते कितना हो, तो मैं 10 रुपये नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10 रुपये कमाने के लिए मैं 6 रुपये खर्च भी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बचता है 4 रुपया। और 20,000 यूनिट्स पे 4 रुपये के हिसाब से मेरे को टोटल 20,000 यूनिट्स पे 4 रुपये के हिसाब से मेरे को टोटल 80,000 बचता है, जिसी का टेक्निकल नाम है कंट्रीब्यूशन, जिसका ही टेक्निकल नाम है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट ने कितना आपको कमा के दिया वो जो दिखाता है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। What is contribution? Contribution is product based profit. What the profit earned from the product after reducing its variable cost. तो मेरे को जब भी मैं चाय का कप बेचने के लिए बैठा हूँ और अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया, गिराईक आया, माल खरीदने के लिए आया, तो मैं मन ही मन खुश होऊंगा क्योंकि ये आ रहा है तो मेरे को पैसे तो मिलेंगे। पर मेरे को कभी 10 रुपये नहीं मिलने वाले, क्योंकि 10 रुपये मिलाने के लिए मेरे को 6 रुपये उसके ऊपर खर्च भी करने हैं। तो मेरे हाथ में जो बचने वाले वो सिर्फ 4 ही रुपये बचने वाले हैं। तो ये मेरे को छूट रहा है, दैट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ये कंट्रीब्यूशन की फिगर क्यों मैटर करती है बच्चों? अभी थोड़ा फाइनल के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, इस इनकम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे अपन। पर कंट्रीब्यूशन की फिगर मैटर क्यों करती है? क्योंकि दुनिया में जितने सारे बिजनेसेस बच्चों आपको दिखेंगे, ये बेसिकली दुनिया में जितने सारे बिजनेसेस आपको दिखेंगे ये बेसिकली 2 मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। कौन से 2 मॉडल्स है? दीज आर द 2 मॉडल्स विच ऑपरेट्स। सी मेरा फाइनल में मेरा काम आपको सिर्फ क्या बोल रहे हैं, नंबर क्रंचिंग करके फॉर्मूला सिखाना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल सिखाना भी है। तो प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर जितने सारे बिजनेसेस आपको दिखेंगे ये 2 मॉडल के ऊपर काम करने वाले बिजनेसेस हैं। हाई कंट्रीब्यूशन लो वॉल्यूम एंड लो कंट्रीब्यूशन हाई वॉल्यूम। समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप जो कमाते हो पर यूनिट पे वो हमेशा ज़्यादा होता है, आप बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाओगे, आप टीवी खरीदने जाओगे
तो 40-50 हज़ार रुपये का जब भी आप टीवी खरीदते हो तो उसको हर टीवी के पीछे 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये तो आराम से छूटता है। तो ही अर्न अ वेरी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर उसका वॉल्यूम ऑफ सेल्स डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, वो कम रहेगा। मतलब वो दिन में 5-10, डिपेंड करता है कितनी बड़ी स्टोर है। बिग जैसे वो कौन से होते हैं, विजय सेल्स वाले जैसे रहेंगे तो चलो बड़ी बड़ी क्वांटिटी बेचेंगे, पर उनकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही हाई होती है। पर नॉर्मली द वॉल्यूम इज़ लो कंपेयर्ड, नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ सच सेल्स इज़ लो बिकॉज उनका हर यूनिट का आया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन भले ज़्यादा है, पर वो यूनिट जो बेच पाएंगे वो हमेशा थोड़े बहुत कम रहते हैं। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो बिजनेस मॉडल है बच्चों, वो जैसे कोई भी फूड जॉइंट्स का मॉडल है, जहाँ पे आप कोई पानीपुरी, शेवपुरी या कोई चाइनीज़ खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो, तो जब भी आप एक 30-40-50 रुपए की प्लेट लेते हो, उसमें से उसको खर्चा निकलने के बाद से 15-20 रुपये ही बचता है। कंपेयर टू ये जो 5,000 रुपये कमा रहा था एक यूनिट के पीछे, ये बस 20-25 रुपये ही कमाएगा एक यूनिट के पीछे। पर उसका जो वॉल्यूम ऑफ सेल रहेगा डे टू डे बेसिस पे, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। मतलब दिन में वो सिर्फ 2-3-5 प्लेट नहीं बेचेगा, दिन में वो 100-200-500 प्लेट भी बेचेगा। वही तो उससे भी ज़्यादा बेचते हैं, 1000 प्लेट भी बेचते हैं। तो भले वो हर एक यूनिट के पीछे कम कमाता है, बट उसका वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली उसके कलेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप एक तो ज़्यादा कमाओ और कम बेचो, या आप तो कम कमाओ और ज़्यादा बेचो। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट मोर और लेस सब दोनों इसकी एक दूसरे के आसपास ही पहुंचते हैं। ऑब्वियसली जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड होता है। बट ऐसा बहुत रेयरली कोई बिजनेस मिलेगा, या ऐसा कोई बिजनेस मिलेगा तो आप ही मुझे बताओ जहाँ पे एक यूनिट के पीछे आप इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमाओ, जैसे 5,000, 10,000, और दिन के ऐसे हज़ारों यूनिट्स बेचो। अगर ऐसा बेचना शुरू कर दिए तो आप दिन में ही लखपति करोड़पति बनना शुरू करोगे। वो बन भी सकते हो, पर उसके लिए करोड़ों को कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो नॉर्मली 2 कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स बिजनेस के अंदर हमेशा चलते हैं, हाई कॉन्ट्रीब्यूशन लो वॉल्यूम, या फिर लो कॉन्ट्रीब्यूशन हाई वॉल्यूम। आई होप इट इज़ द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक बार इधर तक आ गए बच्चों कंट्रीब्यूशन तक। तो क्या ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है क्या मेरा बिजनेस का? नहीं। क्यों? क्योंकि ये निकालते वक्त मैंने अभी तक सिर्फ मेरी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है, मैंने अभी तक मेरी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं किया है। तो अगर मेरे को बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो इस कंट्रीब्यूशन से और एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, जो कौन सी कॉस्ट है? इट इज़ योर फिक्स कॉस्ट, विच इज़ ₹50,000। बच्चों रिमेंबर, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, वो डिफाइन हमेशा एक पीरियड के लिए होती है, हेंस इट्स अ पीरियड बेस्ड कॉस्ट। और ऐसा करके इस 80 में से 50 चले गए तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? तो मेरा प्रॉफिट आएगा 30,000, विच इज़ माई बिजनेस प्रॉफिट। तो मेरे बिजनेस ने मेरे को कितना कमा के दिया? तो मेरे बिजनेस ने मेरे को 30,000 का प्रॉफिट कमा के दे दिया। तो ये कैसे आया है? तो कंट्रीब्यूशन में से आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। पॉइंट टू नोट इज दैट मैंने फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे कभी इनकर ही नहीं हो सकती। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे बांटी जा सकती है, पर वो कभी भी इनकर जो होगी वो ओवरऑल बेसिस पे होगी, याद रखना है। तो आपको अगर कोई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिखता है तो याद रखना वो इनकर वाली फिगर नहीं है, वो बांटी हुई फिगर है, वो एलोकेशन की फिगर है। अब बांटने के बाद मेरे को अगर कोई पूछेगा सर कितना आता है आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो आई कैन इजीली से सर 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 दिस इज 2.5। बट ये जो 2.5 दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या मैंने 2.5 के हिसाब से 50,000 खर्च किया है क्या? तो नहीं। 50,000 को खर्च करने के बाद उसको 20,000 से बांटने के बाद मेरे को 2.5 का आंसर मिल रहा है। कल अगर मैंने इधर 20 की जगह पे 25,000 यूनिट्स बनाए और मेरा अगर कोई टर्म्स चेंज नहीं हुआ तो तभी मैं इस 50,000 को 25,000 से डिवाइड करके मैं बोलूँगा अगले साल वो 2.5 नहीं रहेगा, वो 2 हो जाएगा। तो अलोकेशन की अमाउंट चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट बेसिस पे इनकर ही नहीं होती, वो इनकर जो होती है वो ओवरऑल बेसिस पे इनकर होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम सारे के सारे बेसिक फार्मूलाज, कंपैरेटिव फार्मूलाज कैसे आए, उनके डेरिवेशंस कैसे है, उनके फार्मूला डिराइव कैसे है, उनके कैलकुलेशंस कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम फोकस करेंगे। सेकेंडली, तुमको अगर याद रहेगा लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो क्लास में जो बच्चा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बच्चा जो आ रहा है वो आपसे मिनिमम फ़ी कोट मांग रहा है, कम से कम फ़ी आपसे पूछ रहा है।
तो अगर आपको ये अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर। सभी लोग बच्चों एक काम करोगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि उस बच्चे से कम कितनी फ़ी लेनी चाहिए। आई एम आस्किंग अबाउट द मिनिमम फी विच वी कैन चार्ज फ्रॉम दैट चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अकेले अकेले क्या पढ़ रहे हो बच्चों, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो, और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहो बच्चों। बाय एवरीवन।